इस वक्त मेरे साथ शिक्षा बचाओ आंदोलन से जुड़े अतुल भाई कोठारी हैं। शिक्षा बचाओ आंदोलन हाल में काफ़ी चर्चा में रहा। अमेरिका की लेखिका वेंडी डोनिगर की किताब द हिंदूज एंड अल्टरनेटिव हिस्ट्री की वजह से। तो अतुल भाई, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि शिक्षा बचाओ आंदोलन है क्या? ऐसा है, शिक्षा बचाओ आंदोलन का प्रारंभ 2 जुलाई 2004 को हुआ। इसके प्रारंभ के पीछे की स्थिति ये थी कि जब उस समय नई सरकार जो आई थी केंद्र में, उन्होंने पाठ्य पुस्तक में परिवर्तन की बात की। पाठ्य पुस्तक में परिवर्तन है वो कोई गलत बात नहीं है। हर 3 साल 5 साल में पाठ्य पुस्तक में परिवर्तन होते रहना चाहिए, लेकिन ये विशिष्ट प्रकार का परिवर्तन था कि 20 साल पहले से जो पुस्तकें चली आ रही थी उसको नए पुष्ट में छापना चाहते थे वो, और बिल्कुल असंवैधानिक तरीके और लोकतांत्रिक तरीके से वो कार्य किया जा रहा था। तो इसके संदर्भ में हमने आवाज उठाई कि भाई ये गलत तरीका है। और आप देखिए कि साधारणतः सीबीएसई के स्कूल्स, जो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है, वो अप्रैल से शुरू होते हैं, और ये लगभग जून जुलाई की बात है। तो वर्ष के बीच में पुस्तकों में परिवर्तन करने की बात चल रही थी। उन छात्रों का, लाखों छात्रों का भविष्य का क्या होगा उसकी भी चिंता रही थी। तो ऐसे समय में देश के कई बड़े शिक्षाविद, शिक्षा अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग, ऐसे लोग सब इकट्ठे हुए और फिर विचार हुआ कि एक शिक्षा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया जाए। और फिर शिक्षा बचाओ आंदोलन ने ये इश्यू उठाया कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में वर्ष के बीच में से जो बदलने की बात थी, तो उस पर हमने पहली जनहित याचिका जयपुर की उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में की, और उसमें हमको सफलता मिली। और वहाँ एनसीईआरटी को, एचआरडी को वहाँ तलब किया गया, और उनको वहाँ स्वीकार करना पड़ा कि वर्ष के बीच में से हम नहीं बदलेंगे। इस घटना से शिक्षा बचाओ आंदोलन का प्रारंभ किया गया। उसके बाद उन्होंने वर्ष पूरा होने के बाद फिर पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन किया, और जैसे मैं आपको पहले बताया कि भाई पुरानी जो पाठ्यक्रम थे, पाठ्य पुस्तकें थी, उसको उसी स्वरूप में लाने का प्रयास किया गया, जिसमें भयानक विकृतियां, विसंगतियां, ये सारी बातें थी। तो उसके खिलाफ फिर हमने एक बड़ा आंदोलन देश में खड़ा किया, और काफी हमने प्रयास किया, लेकिन सरकार ने कोई उत्तर ठीक से नहीं दिया। इसलिए फिर हम दिल्ली उच्च न्यायालय में हमने जनहित याचिका दायर की, और दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2008 जनवरी में उसका निर्णय दिया, जो हमारे पक्ष में रहा कि इस प्रकार की गलत बातें इतिहास में पढ़ाना ठीक नहीं है। इसलिए एनसीईआरटी को उसको वापस लेना पड़ा, सुधार करना पड़ा। इस घटना से लगातार फिर ये एक बड़े आश्चर्य की बात हमारे लिए बनी कि ये पहला एनसीईआरटी की पुस्तकों का विषय हमने स्वयं उठाया। उसके बाद जितने मुद्दे आए हमारे सामने, वो लोग सामने से हमारे सामने आते गए। जैसे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का विषय आया, इसमें एक छात्र आया हमारे सामने कि देखिए भाई साहब, ये क्या गलत बातें पढ़ाई जा रही है। तो इसके खिलाफ हमने आवाज उठाई, और 8 ही दिन में इतना देश भर में उसका विरोध शुरू हो गया, और देश की संसद में उस पर चर्चा हो गई, और वहां मानव संसाधन विकास मंत्री ने स्वीकार करना पड़ा कि इस पुस्तक को हम वापस करेंगे। तो इस प्रकार दिल्ली यूनिवर्सिटी का विषय आया, इस प्रकार नेशनल ओपन स्कूल का विषय आया। तो इस प्रकार लगातार विषय हमारे सामने आते रहे, और लोग सामने से हमारे संपर्क में आते रहे। इसे ध्यान में आया कि ये पाठ्य पुस्तकों में जो विकृतियां, विसंगतियां थी, इस पर लोगों के मन में चिंता तो थी, लेकिन इसको कौन उठाए, ये प्रश्न था। तो उस समय शिक्षा बचाओ आंदोलन सामने आने से लोग फिर आते गए। ऐसा ये अतुल भाई, ये शिक्षा बचाओ आंदोलन है तो इसकी पाठ्यक्रम को लेकर कोई कल्पना भी होगी। तो अगर वो कल्पना को अगर समझना चाहे कि क्या कल्पना है शिक्षा बचाओ आंदोलन की पाठ्यक्रम को लेकर। ऐसा है कि पाठ्यक्रम की जो बात जब तक है, तो एक तो पाठ्यक्रम में सकारात्मक बातें होनी चाहिए। बच्चों को जब पढ़ाना है तो किस तरह के बच्चों को पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, इसका बहुत सोच विचार कर बातें होनी चाहिए। दूसरा, जब पाठ्य पुस्तक तैयार होती है तो हमारे संविधान को भी हमने ध्यान में रखना पड़ेगा। आज देखिए, जो हिंदी की पुस्तकें अभी भी हैं, जिसका हमने न्यायालय में हमारा जनहित याचिका की और केस चल रहा है अभी, हिंदी की पुस्तक में हमारे संविधान के खिलाफ ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया है, ऐसी भाषा का उपयोग किया गया है, तो जो बच्चों के क्या उस पर असर होगा।
तो संविधान की बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो शिक्षा का स्वरूप है उसके बारे में बहुत समग्रता से चिंतन करने की आवश्यकता है। तो हमारी दृष्टि से शिक्षा से अभिप्रेत क्या है? तो अगर एक बात करनी है तो बच्चों के चरित्र का निर्माण और उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहता हूं, इसके साथ जोड़कर कहना है, पहली बात मुख्य है कि देश और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके वो छात्र, इस प्रकार का शिक्षा का स्वरूप बने। तीसरी बात है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चुनौती समस्याओं का समाधान इससे हो सके। यह शिक्षा से अभिप्रेत है। अगर इस प्रकार का परिणाम चाहिए तो शिक्षा मूल्य आधारित होनी चाहिए। आप देखिए कि अभी तक के स्वतंत्र भारत के सारे आयोगों ने, सबसे पहले जो राधाकृष्ण आयोग बना वहां से लेकर नई शिक्षा नीति की बात कहो या यशपाल कमेटी की बात कहो, सबने मूल्य शिक्षा की वकालत की, लेकिन आज तक हमारी शिक्षा में मूल्यों का समावेश नहीं हुआ। तो मूल्य आधारित शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। देश और दुनिया के भाषा शास्त्री, भाषा के वैज्ञानिकों का ये अध्ययन है, ये रिसर्च का विषय रहा है और उसका सबका निष्कर्ष एक ही है कि शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात है कि शिक्षा स्वायत्त होनी चाहिए। राजनीति शासन से मुक्त शिक्षा होनी चाहिए। हाँ, लेकिन राजनीति शासक का एक निश्चित दायित्व है शिक्षा के बारे में। स्वायत्तता किस प्रकार होनी चाहिए? जैसे आज चुनाव आयोग है या न्याय व्यवस्था देश की है, इनकी संपूर्ण व्यवस्था सरकारें करती है, लेकिन वो संपूर्ण स्वायत्त है। अगर न्यायालय हमारा स्वायत्त नहीं होता तो ये भ्रष्टाचार के बड़े बड़े कौभांड करने वालों को जेल की सजा मुश्किल थी, असंभव बात थी, लेकिन न्यायालय के कारण हो पाया वो। इसी प्रकार चुनाव आयोग भी चुनाव सरकार कहती है उस प्रकार नहीं करता है। आज चुनाव आयोग के कारण बहुत अच्छे चुनाव देश में होने लगे। तो इससे भी अधिक स्वायत्तता शिक्षा को होनी चाहिए। आज शिक्षा सरकार और राजनीति के शिकंजे में फंसी हुई है। जो सरकार आती है वो अपना पाठ्यक्रम बदलती है, अपनी पाठ्य पुस्तक बदलती है, सरकारी अधिकारी बदल देते हैं, सारा बदलाव हो जाता है। तो शिक्षा से बिल्कुल एक खिलवाड़ हो रहा है। तो इसलिए शिक्षा राजनीति से मुक्त होनी चाहिए, इसलिए स्वायत्त होनी चाहिए। ये तीन प्रमुख बातों के साथ साथ आज हमारी शिक्षा संपूर्ण रूप से सैद्धांतिक है, थियरी है मात्र। इसमें व्यवहारिक प्रैक्टिकल कोई अप्रोच नहीं है, प्रायोगिकता है ही नहीं। जो बच्चा बेचारा बीकॉम एमकॉम पढ़ता है, इन्होंने 6 साल बैंकिंग पढ़ा लेकिन बैंक तो उन्होंने देखी नहीं। तो सारी पाठ्यक्रमों में प्रायोगिकता, व्यवहारिकता लाने की आवश्यकता है, ये बात होनी चाहिए। दूसरी बात है कि शिक्षा में प्राचीन और आधुनिकता का समन्वय करना चाहिए। हमारा शिक्षा का जो प्राचीन सिद्धांत है, मूलभूत बात है, आधारभूत बात है, वो तो शाश्वत सत्य है, लेकिन आधुनिकता को भी दरकिनार नहीं कर सकते। हमको कंप्यूटर भी चाहिए, हमको हमारे सिद्धांतों प्राचीन है वो तो श्रेष्ठ है, उसके आधार पर आधुनिकता की आवश्यकता क्या है उसका स्वरूप बनना चाहिए। तो इस दृष्टि से प्राचीन और आधुनिकता का समन्वय करना चाहिए। जैसे हम वैदिक गणित पर काम करते हैं, तो वैदिक गणित ये प्राचीन संकल्पना है, लेकिन आज वैदिक गणित प्रतियोगी परीक्षाओं में आशीर्वाद रूप है। आज वैदिक गणित का कंप्यूटर में कैसे समन्वय किया जा सकता है, अगर इस पर रिसर्च चल रहा है विद्वानों के द्वारा, गणित के द्वारा, अगर वो सफल हो गया तो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ सकती है। तो इस प्रकार का आधुनिक और प्राचीनता का समन्वय होना चाहिए। तीसरी बात इसके अंतर्गत है कि भौतिकता और आध्यात्मिकता का भी समन्वय इसमें होना चाहिए। विनोबा भावे जी ने भी कहा है, इनकी एक बहुत सुंदर छोटी पुस्तक है विज्ञान और आध्यात्मिकता। तो आज जिस प्रकार विज्ञान जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तकनीकी और विज्ञान, इसकी आवश्यकता है, लेकिन इसमें आध्यात्मिकता का पुट अगर नहीं होगा तो ये विज्ञान दुनिया के लिए आशीर्वाद रूप के बदले नुकसानकारक होगा, और आज इसका परिणाम हम देख रहे हैं। तो इसलिए भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का समन्वय शिक्षा में। अतुल भाई, एक बड़ा सवाल ये है कि शिक्षा बचाओ आंदोलन की वजह से बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई, जैसे आपने बताया संविधान विरोधी बातें पढ़ाई जा रही थी, और बहुत सारी ऐसी बातें जो ठीक नहीं थी, और न्यायालय से शिक्षा बचाओ आंदोलन को उसमें जीत भी हासिल हुई। लेकिन ये पाठ्यक्रम तो कुछ लोगों ने तैयार किया होगा, एक वक्त उनकी जानकारी में रहा होगा, तो क्या वो लोग जो पाठ्यक्रम तैयार कर रहे थे, तो क्या वो इस बात को नहीं समझ पाए संविधान विरोधी बात वो बच्चों तक पहुंचा रहे हैं?
ऐसा है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत ये सारी बातें की जा रही है और ये एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक षड्यंत्र है बहुत बड़ा। हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स पार्ट 2 में एक पाठ पढ़ाया जाता था इतिहास की पुस्तक में, 300 रामायणस विथ 5 एग्जाम्पल। आप देखिए 300 रामायणों की बात की है लेकिन उदाहरण 5। चलो कोई बात नहीं, 5 उदाहरण कौन से थे? दुनिया में सबसे प्रचलित रामायण वाल्मीकि रामायण का उसमें उदाहरण नहीं था। और ये 5 उदाहरणों में भी एक उदाहरण जो सबसे गंदी रामायण थी, इसके जितने पुष्ट एक पाठ को दिए थे उसमें 80% पुष्ट उनको दे दिए थे। इसके खिलाफ हमने आवाज उठाई। वो किताब कहां से, वो पाठ कहां से आया? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक पोला रिचमैन नाम की महिला ने एक किताब लिखी, मैनी रामायणस। इसमें एक पाठ उठाकर इसमें डाल दी गई, एक चैप्टर। वो पोला रिचमैन ने क्यों किताब लिखी, इसका प्रस्तावना में, उस किताब की प्रस्तावना में पोला रिचमैन ने स्वयं स्वीकार किया है कि जब भारत में रामायण सीरियल बहुत प्रचलित हो गई और वो सब जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण के आधार पर थी, तो उन्होंने कहा एक ही रामायण इतनी आगे बढ़ जाएगी तो बाकी रामायणों का क्या होगा। तो इसलिए वो चिंतित थी बहुत। उसी समय वो और रोमिला थापर मिलते हैं, तो रोमिला थापर भी चिंतित थी, तो वो दोनों चर्चा करते हैं और फिर निर्णय किया जाता है कि इस प्रकार की एक किताब लिखी जाए, मैनी रामायणस। और वो किताब लिखी जाती है और उसका एक पाठ दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने में सिलेबस में लेता है। तो ये एक षड्यंत्र के तहत सारी बातें की जा रही है। आप वेंडी डोनिगर का देखिए, शिकागो यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाती है, द हिंदूज एंड अल्टरनेटिव हिस्ट्री किताब लिखी। अभी अल्टरनेटिव हिस्ट्री क्या बात हो सकती है? और उस अल्टरनेटिव हिस्ट्री में उन्होंने उस किताब के मुख पृष्ठ पर नग्न स्त्रियों के नितंब पर कृष्ण भगवान को बिठाया हुआ दिखाया गया, और अंदर तो इतनी विभत्स बात है कि यहाँ तो सारा सेक्स की संस्कृति थी, विभत्स इस प्रकार का स्वरूप सारा बताने का प्रयास किया गया। महात्मा गांधी से लेकर हमारे सारे महापुरुषों के बारे में भी गलत बातें लिखी है, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, सबके बारे में बहुत भयानक लिखा है। 779 पेज का ग्रंथ है। तो इस प्रकार का, और वो वेंडी डोनिगर हिंदुत्व के बारे में अंतरराष्ट्रीय स्कॉलर मानी जाती है। एक किताब पर उनकी भारत में प्रतिबंध लगा, तब तक तो उनकी दूसरी किताब आ गई, ऑन हिंदुइज्म आ गई। तो ये जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, तो ये सोची समझी साजिश के तहत किया जाता है। इनको सब मालूम है, लिखने वाले को नहीं मालूम है ऐसा नहीं है। अतुल भाई, जब डोनिगर की किताब यहाँ से वापस गई तो तस्लीमा नसरीन ने लिखा कि किताबों पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति को वो लिखने की आज़ादी मिलनी चाहिए जो वो लिखना चाहता है। तस्लीमा नसरीन की एक बात से मैं सहमत हूं कि स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने ये बात शिक्षा बचाओ आंदोलन के लिए कही थी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। देश के संविधान और कानून के अंतर्गत स्वतंत्रता होगी कि इसके बाहर होगी कुछ। जब उस महिला की किताब वापस की गई भारत से, तो महिला हमारे संविधान के खिलाफ बोली। तो दुनिया के किसी व्यक्ति को भारत के संविधान के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं। और हमने सारी लड़ाइयां देश के संविधान और कानून के अंतर्गत लड़ी है। कोई भी लड़ाई हमने इसके खिलाफ जाकर नहीं लड़ी है। तो इस प्रकार की बातें करने वाले, तथाकथित स्वतंत्रता की बात करने वाले, ये स्वच्छंद मनोवृत्ति वाले लोग हैं। भाई, देश में किताब लिखने वाले के लिए स्वतंत्रता है, तो देश में बाकी नागरिकों को भी स्वतंत्रता है कि नहीं है? तो इसलिए मेरा इतना ही कहना है कि संविधान के अंतर्गत जो स्वतंत्रता की व्याख्या है वो बात होनी चाहिए। और दूसरा, वो भी स्वतंत्रता किसको है भारत में? वो भारतीय नागरिक को है, विदेश नागरिक को नहीं है। इसलिए चाहे तस्लीमा नसरीन हो, चाहे वेंडी डोनिगर हो, ये बात भी उनको समझनी चाहिए। अतुल भाई, शिक्षा बचाओ आंदोलन एक विचार के साथ आगे बढ़ रहा है, तो इससे कुछ लोग असहमत भी होंगे निश्चित तौर पे। तो फिर हम कैसे तय कर पाएंगे कि शिक्षा बचाओ आंदोलन जो बात कह रहे हैं वो सही है, या फिर जो लोग शिक्षा बचाओ आंदोलन से असहमत है वो जो बात कह रहे हैं वो सही है? सहमति असहमति का अधिकार है सबको, उसमें कोई हमारा कोई उसके खिलाफ कोई द्वेष नहीं है। लेकिन जो बात हम कह रहे हैं वो मात्र हमने नहीं कही है, इसको न्यायालय ने मान्यता दी है।
हमने जब लोकतांत्रिक ढंग से प्रयास किया और उस किताबों में गलत बातों को निकालने का प्रयासों में हम सफल नहीं हुए, जब सरकार ने हमारी बातों को स्वीकार नहीं किया, तब हम न्यायालय का सहारा हमने लिया। और जब न्यायतंत्र निर्णय देगा तो वो कोई शिक्षा बचाओ आंदोलन के पक्ष की बात तो नहीं होगी, वो तो न्याय के कानून के आधार पर, संविधान के आधार पर न्याय दिया जाएगा। इसलिए तो न्यायतंत्र है कि दो व्यक्ति का झगड़ा होता है तो कौन सही कौन गलत ये न्यायालय तय करेगा। समाधान हो जाता तो बहुत अच्छा है। और हमने यही प्रयास किया कि न्यायालय में न जाना पड़े। हमने ज्ञापन दिए, हमने जनजागरण किया, हमने सरकार से मिलकर प्रयास किए, लेकिन नहीं हुआ जब, तब फिर हमको न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। इसलिए भारत का न्यायालय वो सबके लिए समान है। अतुल भाई, आमतौर पे जब हम आंदोलन कहते हैं तो हमारे अंदर जो एक आंदोलन को लेकर जो छवि है वो ये कि जंतर मंतर पर धरना हो रहा होगा, प्रदर्शन हो रहा होगा, लोग सड़क पे उतर रहे होंगे। लेकिन ये आंदोलन किस तरह से आप लोगों ने इसकी योजना बनाई कि ये पूरी की पूरी लड़ाई न्यायालय में लड़ी जा रही है, ये पूरा आंदोलन न्यायालय में चल रहा है और जो जीत या हार जो भी है वो न्यायालय से हासिल हो रहा है? ऐसा है कि ये संपूर्ण न्यायालय से निर्णय हो रहा है, ये भी पूर्ण सत्य नहीं है, ये असत्य है। लेकिन आंदोलन का जो दृष्टिकोण है वो कहीं ना कहीं बहुत सीमित हमारे देश में हो गया है कि रास्ते पर धरना करना, प्रदर्शन करना, यही आंदोलन है। मैं कहता हूँ वो भी ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ गया है कि कुछ तोड़फोड़ करना, किसी के खिलाफ कुछ गलत काम करना, उसको आंदोलन माना जा रहा है। और दुर्भाग्य से हमारा समाचार के माध्यम, मीडिया भी ऐसी घटना बनती है तभी ज्यादा उनको प्रसिद्धि देते हैं, इसलिए लोग प्रेरित भी हो रहे हैं उसके लिए। तो ये गलत तरीका है। ठीक है, लोकतांत्रिक ढंग से रास्ते पर प्रदर्शन करना, धरना करना, ये अधिकार है समाज का, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने भी कभी कभी किया है, लेकिन हमने आंदोलन के जो एक समग्रता का दृष्टिकोण है ये हमने लिया है कि पहली बात महत्वपूर्ण आंदोलन में कि जनजागरण, लोगों को जागरूक करो। तो हमने पुष्कळ प्रमाण में साहित्य हमने पब्लिश किया, हमने पत्रिकाएं छपी, पैम्पलेट छापे और लाखों लोगों तक हम पहुंचे। ये जनजागरण करना ये भी एक आंदोलन का बड़ा काम है, एक वैचारिक आंदोलन जिसको कहते हैं। हमने संगोष्ठियां की, हमने सेमिनार्स किए, हमने गोष्ठियां की, कार्यशाला आयोजित की, ये भी एक प्रकार दूसरा हो गया। तीसरी बात है कि जो हमारी संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था देश की, इसका भी हमने उपयोग किया। जैसे यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन जब विषय आया था तब हमने आंदोलन भी चलाया, साथ साथ हमने राज्यसभा की याचिका समिति, जिसको अंग्रेजी में पिटीशन कमेटी कहते हैं, उसको भी हमने, उस पिटीशन कमेटी का, ये कमेटी कोई पिटीशन की होती है राज्यसभा लोकसभा की, ये लोगों को मालूम नहीं है। और हमने उस कमेटी को एक आवेदन की दिया कि भाई आप इस पर बहस कराइए देश में, और कमेटी ने हमारी बात स्वीकारी और यौन शिक्षा पर देश के 6-7 बड़े बड़े केंद्रों पर उस कमेटी ने जाकर सुनवाई की। और आपको आश्चर्य होगा कि 40,000 से अधिक ज्ञापन और पत्र मिले उनको। और जब उसकी समीक्षा की गई, जब एनालिसिस किया गया, जब उसका निष्कर्ष निकाले गए, तो लगभग 95% यौन शिक्षा के विरुद्ध में बात थी। और पत्र देने वाले अभिभावक यानी पेरेंट्स भी थे, शिक्षक थे, शिक्षा जगत के लोग थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, एनजीओ के लोग थे, सब प्रकार के लोग थे। तो ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है भारत की, इसमें भी बहुत सारी बातें हैं ऐसी कि जिसका उपयोग करते हुए आप अपनी बात कह सकते हैं। यौन शिक्षा को लेकर शिक्षा बचाओ आंदोलन का स्टैंड क्या है? ऐसा है कि ये जो यौन शिक्षा है ना, ये एक तो नाम भी ऐसा दिया गया है जो एक बड़ा सुनते ही लोगों के मन में दूसरी भावना निर्माण होती है। ठीक है, किशोर आयु के बच्चों की कुछ समस्याएं हैं इस संदर्भ की, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो एक विदेश में चला है वही हमारे यहाँ लागू करो, ये जो हमारा अंधानुकरण की एक स्वभाव बन गया है ना, वो भयानक है। जब यौन शिक्षा लागू करने का 2007 में प्रयास किया गया, तब उसकी पुस्तकें आई थी, उसकी जो सामग्री थी इतनी विभत्स थी कि देखना मुश्किल था, पढ़ने की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो बच्चों के मन में विकृतियां निर्माण करने वाली थी, विकृतियां को समाप्त करने वाली वो नहीं थी। तो हमारा मानना है कि जो बच्चों की यौन की एक समस्या किशोर युवा में हो सकती है, लेकिन सब बच्चों की समान नहीं होती है।
तो इसलिए विद्यालय में एक अलग से व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चों के ऐसे अनेक प्रश्न हैं, इनके समाधान की कोई व्यवस्था विद्यालय में होनी चाहिए। योग्य व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए। और जिस बच्चों को इस संबंधित भी कोई समस्या है तो उसका व्यक्तिगत रूप से निराकरण की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसको आजकल काउंसलिंग कहते हैं। वो भी व्यवस्था हो सकती नहीं हो सकती इस प्रकार की। लेकिन इस प्रकार से विदेश का सीधा पाठ्यक्रम हमारे लाना और लागू कर देना, और अभी जिन देशों में यौन शिक्षा पढ़ाई जा रही है वहां का कोई परिणाम अच्छा तो नहीं दिख रहा है। तो इस बातों को लेकर हमारा इस बात का विरोध है। मतलब काउंसलिंग को प्राथमिकता देना चाहते हैं, कोई पाठ्यक्रम ना हो, काउंसलिंग हो बच्चों की। मूल बात क्या है कि इसके हर विषयों का पाठ्यक्रम नहीं हो सकता है। इसके बारे में बच्चों को जागरूकता लाना, जैसे हम कहते हैं कि भाई एक शरीर संरचना है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर व्यक्ति का है, उसका ठीक से ज्ञान दो बच्चों को, कि एक वैज्ञानिक तरीके से उनको समझाओ, जिससे बच्चे सिर्फ इस विषय को नहीं हर विषय को ठीक से समझ पाए और उनके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित इस प्रकार की समस्याएं कम से कम निर्माण हो। ये उनको ठीक से दृष्टिकोण देना चाहिए। साथ साथ जिस बच्चों को स्वास्थ्य संबंधित अनेक समस्याएं हो सकती है, इस समस्या का सभी समस्याओं का समाधान की व्यवस्था वहां होनी चाहिए। और उसके लिए जिन जिन बच्चों को आवश्यकता है इसको व्यक्तिगत काउंसलिंग करके उनका उपचार होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये तो एक बड़ा षड्यंत्र है। ये एड्स और एड्स के नाम पर फिर कंडोम का बाजार भारत को बनाना, ये बड़ा षड्यंत्र है। आप देखिए एक बात देश में जो चलाई जा रही है एड्स के नाम पर, कि भारत में आंकड़े जो है कि बहुत कम लोग एड्स के कारण मृत्यु होती है, ऐसा हमने सुना है। मैं समझता हूँ साल में 2000 घटनाएं भी नहीं होती होगी, लेकिन होला इतना बनाया जा रहा है कि जैसे भारत समग्र HIV एड्स का पीड़ित हो गया है। लेकिन 10 लाख बच्चे हर साल डायरिया का मृत्यु होती है, इसके बारे में कोई प्रचार करने की किसी को चिंता नहीं है। इसके बारे में कोई जागरूकता निर्माण करने की कोई चिंता नहीं है। इसके बारे में कोई बड़ा बजट नहीं है देश के पास। टीबी के कारण 3 लाख से अधिक लोग मृत्यु पाती है, इसके लिए कोई बजट नहीं है। बड़े बजट जो होना चाहिए, इसके बारे में कोई जागरण अभियान नहीं चलते। तो ये षड्यंत्र का एक हिस्सा है। तो इसका हिस्सा ही एक यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन लाने का प्रयास था, इसलिए हमने इसको रोकने का प्रयास किया और हम उसमें सफल भी रहे। अतुल भाई, अगर शिक्षा बचाओ आंदोलन की कुछ जीत जो उन्होंने न्यायालय से हासिल की है, अगर ऐसे कुछ पॉइंट्स में जानना चाहे कि इन मामलों में पाठ्यक्रम में सुधार में शिक्षा बचाओ आंदोलन का योगदान रहा है, तो वो कौन कौन सी जीत जिसका जिक्र आप करना चाहेंगे? बिल्कुल, जो महत्वपूर्ण बात है कि NCERT की 6 से 12 तक की जो सारी पुस्तकें थी उसके खिलाफ हमने लंबी लड़ाई लड़ी और उसमें हमको सफलता मिली। और आपको एक आश्चर्य की बात बताता हूँ कि उस समय के मानव संसाधन विकास मंत्री हम लोगों को मिलते नहीं थे। हमने कई बार प्रयास किए, एक बार तो हमको अपॉइंटमेंट देकर भी नहीं मिले। कौन कपिल सिब्बल थे उस वक्त? अर्जुन सिंह जी थे। तो लेकिन उस मानव संसाधन विकास मंत्री ने ही NCERT को एक पत्र लिखना पड़ा कि शिक्षा बचाओ आंदोलन ने इस पाठ्यक्रम के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी दिल्ली उच्च न्यायालय में, और दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय है, इसलिए आगे से ध्यान रखा जाए कि पाठ्य पुस्तक में ऐसी कोई बातें ना आए। तो ये बहुत बड़ी सफलता हमारे लिए थी। इसी प्रकार इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में गलत बातें थी, वो तो एक 15 दिन में ही संसद में चर्चाओं को रोकी। इसी प्रकार दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैंने जो मैनी रामायण 300 रामायण 5 एग्जाम्पल और बताए, वो एक बहुत बड़ी सफलता थी। इसी प्रकार ये यौन शिक्षा वाला एक बहुत बड़ा घटना थी देश की। इसी प्रकार वेंडी डोनिगर की किताब की जो बात थी वो भी बहुत बड़ी घटना थी। तो ये प्रमुख बातें हैं, बाकी तो छोटी छोटी अनेक बातें हैं। अतुल भाई, हमेशा शिक्षा बचाओ आंदोलन ने न्यायालय को प्राथमिकता दी अपनी लड़ाई में, न्यायालय से जीत हासिल करने को हमेशा प्राथमिकता दी। ऐसा एक प्राथमिकता हमको देनी पड़ी। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हमको ठीक से उत्तर नहीं प्राप्त हुए, हमारी बात नहीं सुनी गई, तब हमको न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। क्योंकि आखिरी में हम तो देश की व्यवस्था के अंतर्गत ही सारी बातें करना चाहते हैं, हम उससे विरुद्ध नहीं जाना चाहते कोई भी बात। हम इस विश्वास नहीं रखते हैं कि हम कुछ तोड़ फोड़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और उसके माध्यम से हम समाधान का प्रयास करेंगे। वो हमने कतई नहीं सोचा, हमने सोचेंगे आगे भी। तो न्यायालय भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसका भी हमने सहयोग लिया। हमने देश की संसद,
राज्यों की विधानसभाओं का भी सहारा कई बार लिया है, हमने समाचार माध्यमों का भी सहारा लिया, तो हमने सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही सहारा लिया है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी बात सुनी नहीं गई। कुछ घटनाएं हैं कि जैसे मैंने इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का विषय बताया, तो वो न्यायालय में को जाने की जरूरत नहीं पड़ी, देश की संसद में बात सुनी गई और इसका निदान हो गया। लेकिन फिर जब अंत में कोई निर्णय नहीं मिला, हमको समाधान नहीं मिला, तब हमको न्यायालय का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि न्यायालय अपनी सर्वोच्च है देश की व्यवस्था, हमको पूरा विश्वास है उसमें। अतुल भाई, आज का अंतिम सवाल कि अभी किन किन मोर्चों पर शिक्षक बचाओ आंदोलन लड़ रहा है और आने वाले दिनों में जीत की पूरी उम्मीद क्या पूरी यकीन है उसे कि वो जीत हासिल करेगा इन मोर्चों पर? ऐसा है कि 3-4 विषय में हमारे चल रहे हैं। एक तो मैंने जैसे बीच में भी आपको बताया कि एनसीईआरटी की जो वर्तमान की हिंदी की पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक है, वो बहुत भयानक है, बहुत विकृतियां है इसमें, सब गैर संवैधानिक बातें सारी है इसमें। ये हमारे एक न्यायालय में मामला चल रहा है। दूसरी बात है, पिछले 3 साल से हम प्रशासनिक सेवा की जो परीक्षा होती, लोक सेवा यानी यूपीएससी जिसको हम कहते हैं, IAS IPS के छात्रों की जो महत्वपूर्ण परीक्षा है, उसमें प्रारंभिक परीक्षा में 2 भाषाओं होती, हिंदी और अंग्रेजी में। तो हिंदी वाले छात्रों के लिए 9 प्रश्न 2.5 मार्क यानी 22.5 मार्क अनिवार्य रूप से अंग्रेजी कर दिया, और इसका भयानक परिणाम भुगतना पड़ रहा है उन छात्रों को। 2 साल के परिणाम वो दिखाते हैं, तो उसके लिए भी न्यायालय में हमारा एक मामला चल रहा है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है कि ऑन हिंदुइज्म जो अभी वेंडी डोनिकर की नई किताब आई है, उसके खिलाफ भी हम आगे न्यायालय के द्वार पर जाने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो ये प्रमुख 3-4 मुद्दे हैं जो बाकी है। लेकिन इससे आगे जो हमारा ज़्यादा इसको प्रचार पब्लिसिटी नहीं मिल रही, और हम ज़्यादा चाहते भी नहीं है ये सब बातें, कि पाठ्यक्रम में संपूर्ण परिवर्तन हो, ये हमारा लक्ष्य है और इस दिशा में हम काफ़ी काम कर रहे हैं कि ये पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे बच्चों को जीवन को एक दिशा दे सके। और जो शिक्षा का एक उद्देश्य है जिसको हम कहते हैं कि एजुकेशन फॉर लिविंग एंड लाइफ, कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जिससे बच्चे अपने पैर पर खड़े रह सके, अपना स्वयं का, परिवार का जीवन चलाते हुए समाज को कुछ दे सके, इतनी क्षमता उसमें निर्माण होनी चाहिए। और साथ साथ उनके एक जीवन की दृष्टि भी होनी चाहिए कि मुझे किस लिए जीवन जीना है, सिर्फ मेरे व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए है या तो कुछ समाज देश के लिए भी मेरा कुछ दायित्व है, इस प्रकार की एक दृष्टि भी उनको प्राप्त हो। ये दोनों का समन्वय होना चाहिए शिक्षा में, इसके अनुरूप पाठ्यक्रम होना चाहिए। इस प्रकार के पाठ्यक्रम सारे बने देश के, इस दिशा में हम अभी प्रयासरत